एक जंगल में काकू कौवा, रघु चिड़ा और पारो चिड़िया अलग अलग पेड़ों पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रघु भैया, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम इस बार चने की खेती करें। उसका दाना इतना मोटा होता है कि ज्यादा खपत भी नहीं होती और इस फसल को उगाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। वैसे भी हम दिन भर करते ही क्या है, बस इस डाल से उस डाल घूमते रहते हैं। क्यों काकू, तुम्हारा क्या विचार है? चने की खेती करना ठीक रहेगा ना? खेती करने की क्या जरूरत है, यहाँ वहाँ थोड़ा टाइम घूम लो तो खाने भर के दाने मिल ही जाते हैं। कैसी सोच है तुम्हारी काकू भाई, इधर उधर चोरी छुपे दानों के लिए भटकना अच्छा लगता है क्या? हम अगर खेती कर लेंगे तो उसमें किसी से कोई डर नहीं होगा, हम मनमानी खा सकते हैं। हाँ तो करो ना तुम लोग, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। मेरा तो काम ऐसे ही चल जाता है, मुझे खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। सोच लो काकू, फिर बाद में कुछ कहना मत। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं ना ही खेती करूँगा और ना ही उसमें हिस्सा बटाऊंगा। काकू का जवाब सुनने के बाद रघु और पारो चना बोने चले जाते हैं। थोड़े दिन बीतते ही वे दोनों फिर से खेत में जाते हैं। अरे वाह, चना तो अंकुरित हो गया है रघु भैया, अब हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, और अब से जब तक इसमें दाने नहीं पड़ जाते तब तक हम इसकी खूब देखरेख करेंगे। वे दोनों रोजाना फसल की देखरेख करने खेत में जाते हैं। थोड़े ही दिनों बाद फसल तैयार हो चुकी थी, केवल सूखना बाकी रह गया था। एक दिन रघु और पारो पेड़ पर बैठकर फसल के बारे में बातें कर रहे थे। फसल तो लगभग तैयार हो चुकी है, अब बस जल्दी से सूख जाए तो हम उसे काट कर चना निकालकर हिफाजत से रख लेते हैं। उनकी ये बातें काकू बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, चने तैयार हो चुके हैं, मतलब अब मैं उन्हें खा सकता हूँ। काकू पूरा दिन पेड़ पर बैठा रहता है और रात के वक्त चने के खेत में जाकर पेट भर के चना खाता है। सुबह होने के बाद जब रघु और पारो फसल की देखरेख करने खेत में गए तो पता चला कि कोई पक्षी आकर चने खाया है। रघु भैया, चने के कुछ झाड़ में से चना गायब है। ऐसा लगता है जैसे रात के वक्त कोई चोरी से आकर चना खाया हो, वरना दिन में तो हम यही रहते हैं, तब तो कोई आसपास नहीं रहता। और कौन हो सकता है उस काकू के अलावा? वही एक है जो हमेशा सबकी फसलों पर, सबके दानों पर नजर गड़ाए रहता है। इसके बाद वे दोनों काकू के पास जाकर उससे शिकायत करते हैं। काकू भाई, एक बात बताओ, जब तुम्हारा इतना ही मन करता है चना खाने का तो तुमने बोया क्यों नहीं? और उस वक्त तो तुमने बड़े ताव से बोला था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है खेती करने की, तो फिर क्यों गए हमारे फसल को नुकसान करने? ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? मुझे क्या पड़ी है तुम लोगों के उगाए चने को खाने की? हैं? मेरे पास और कोई काम नहीं रहता है क्या? मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है, समझी? मैं एक दिन दाना इकट्ठा करके 4 दिन बैठ के खाता हूँ। इतना चिल्लाओ मत, मान क्यों नहीं लेते कि तुम्ही ने चोरी से चने खाए हैं? अच्छा, मतलब कोई भी आकर मुझे चोरी का इल्जाम लगाए और मैं मानता चलूं, है ना? जब तुम लोगों ने देखा नहीं तो ऐसे कैसे दावा कर रहे हो कि वो चने मैंने ही खाए हैं? कोई और भी तो खा सकता है। तुम्हारे अलावा और कौन है जो इतना भूखा रहता है? देख पारो, मुझ पर ना ज्यादा इल्जाम मत रख। जिस दिन मुझे रंगे हाथ पकड़ना उस दिन कहना। ऐसे बिना देखे बेवजह इल्जाम मैं नहीं सुनने वाला। मतलब हम लोग अब तुम्हारा पीछा करें तब तुम मानोगे, है ना? हमें तो और कोई काम है नहीं। मैं तो यही दिन भर बैठा रहता हूँ, रात में भी यही रहता हूँ। दिखता नहीं क्या तुम लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई भूत हूँ, यहाँ भी रहता हूँ और तुम्हारे खेत में भी जाके रहता हूँ। अब ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, तुम लोग जाओ यहाँ से और कभी मेरे से बात मत करना, समझे? काकू के इस बर्ताव से रघु को बहुत गुस्सा आता है और वो पारो से कहता है, सुनो पारो, आज तो ये काकू जाएगा नहीं नुकसान करने, और हम कल सवेरे सवेरे जाकर सारे चने के झाड़ में से चना निकाल लेंगे और सभी झाड़ वहीं रहने देंगे, उसे उखाड़ेंगे नहीं, ताकि जब काकू चोरी करने जाए तो उसके हाथ कुछ न लगे। और हम उसका पीछा करेंगे इस बार और खूब मजा चखाएंगे उसे।
अगली सुबह होने के बाद वे दोनों सभी चने के झाड़ में से चना निकाल लेते हैं। रात होने के बाद काकू बड़ी ही होशियारी से खेत की तरफ चना खाने के लिए निकलता है। इधर रघु और पारो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। खेत में पहुँचते ही काकू बोलता है, इन स्वादिष्ट चनों को खाने के लिए ही तो मैं पूरा दिन भूखे रहता हूँ और उन दोनों के डर से मैं बिना चना खाए कैसे रह सकता हूँ। काकू जितने भी झाड़ के पास जाकर चना खाने की कोशिश करता है, उन सभी में से केवल छिलका ही मिलता है उसे। काकू भूख से एकदम तड़प रहा था और वो पूरे खेत में कूद कूद कर चना ढूंढने लगता है। उसे इस तरह भटकते हुए देखकर रघु बोल पड़ता है, क्या हुआ काकू भाई, पेट में दौड़ रहे चूहों को शांत करने वाला चना मिल नहीं रहा है क्या? अरे नहीं रघु भैया, काकू भाई चोर थोड़ी है। हम दिन में फसल की निगरानी करते हैं और ये रात में करते हैं, तभी तो हमारे फसल सुरक्षित रहते हैं। वे दोनों काकू का खूब मजाक उड़ाते हैं और काकू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। काकू कौवा एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठकर अपने काले रंग पर भगवान को कोस रहा था। हे ऊपर वाले, ये कौन सा रंग दिया है तुमने मुझे? अंधेरे में रहूं तो दिखता ही नहीं मैं। कोई चिड़िया भी मुझ पे फिदा नहीं होती, कोई भी पसंद नहीं करता। उसे भगवान से इस तरह शिकायत करता देख रघु चिड़ा उसके पास आकर उससे पूछता है, अरे क्या हो गया काकू, इतना क्या शिकायत करना भगवान जी से? क्यों ना करूं शिकायत, उसने इतना काला रंग देकर भेजा है मुझे इस धरती पे कि कोई पसंद ही नहीं करता मुझे। मुझे तो अब नफरत होने लगी है अपने आप से। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, पसंद तो करते हैं लोग तुम्हें। यहाँ तक कि श्राद्ध के समय लोग तो कौवों को बुलाकर खाना भी खिलाते हैं, वो भी बड़े प्रेम से। हाँ, केवल श्राद्ध के वक्त ही ऐसा आदर भाव होता है। बाकी दिन अगर गलती से भी किसी के छत पर बैठ जाओ तो इस तरह भगाते हैं जैसे कौवा नहीं कोई काल बैठ गया हो उनके छत पर। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें अगले जन्म में भगवान ने फिर से पक्षी बनाकर भेजना चाहा तो तुम कौन सा पक्षी बनना चाहोगे? मैं तो तोता बनना पसंद करूँगा। मुझे उसका हरा रंग बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही ज्यादा पसंद है। कितना प्यारा लगता है वो। अच्छा चलो, हम एक तोते को बुलाकर पूछ लेते हैं और इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि क्या वो अपने इस तोते वाले रूप से संतुष्ट है। रघु एक तोते को काकू के पास लेकर आता है और उससे पूछता है, तोता भाई एक बात बताओ, क्या तुम अपने इस तोते वाले रूप से संतुष्ट हो? काहे की खुशी, अरे बनाया तो बनाया वो भी तोता, हरे रंग में है। ये कोई रंग है? साला जिस पेड़ की डाल पर बैठो उसकी पत्तियों में ही छुप जाता हूँ, कोई देख ही नहीं पाता मुझे। अब जब कोई मुझे देख ही नहीं पाता तो फिर इस रंग के होने का क्या मतलब है? मैं तो अदृश्य हो गया ना सबके लिए। रंग हो तो कुछ ऐसा कि दूर से ही उभर कर दिखे, जो भी देखे वो तुरंत पहचान जाए कि हाँ कोई बैठा है। अरे तोता भाई, लोग तुम्हें इतने प्यारे नाम से बुलाते हैं, मिट्ठू मियाँ। और तो और लोग तुम्हें अपने घरों में रखते हैं, फल खिलाते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? ना, मैं नहीं खुश हूँ अपने इस रूप से। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई पिंजरे में न बंद कर दे मुझे। अगर अगले जन्म में मुझे भगवान ने फिर से पक्षी बनाया तो मैं तो मोर बनना पसंद करूँगा। ये तोता होता तो मैं नहीं बनना चाहूँगा। मतलब तुम भी अपने इस रूप से खुश नहीं हो और तुम्हें लगता है कि सबसे अच्छा जन्म मोर का है। तो चलो मोर को भी बुला के इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि वो संतुष्ट है कि नहीं। रघु चिड़ा ने एक मोर को बुलाया और उससे भी वही सवाल किया। जवाब में मोर ने कहा, अम्मा क्या खाक संतुष्ट हूँ मैं, साला जिस गली में जाओ लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं मेरे पंख नोचने के लिए। कुछ निर्दयी इंसान तो हमारे पंख निकालकर बाजार में बेचते हैं। हमें तो हर वक्त डर लगा रहता है इंसानों से। भला डर भरा जीवन कौन जीना चाहेगा? इसका मतलब तुम भी संतुष्ट नहीं हो अपने इस जीवन से।
बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं अपने इस जन्म से। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जन्म उल्लू का होता है। वो रात में पूरी दुनिया घूम सकता है, वो भी बिना किसी डर के, क्योंकि उस वक्त सारे इंसान सो रहे होते हैं। अब एक उल्लू को बुला के हम ये भी बात क्लियर कर लेते हैं कि क्या उल्लू का जन्म सबसे सुखमय है। रघु ने उल्लू को बुलाया और उससे पूछने लगा, उल्लू भाई, क्या तुम अपने इस रूप से संतुष्ट हो? क्या संतुष्ट हूँ यार, अब यही एक कमी देख लो, दिन में तो दिखता ही नहीं मुझे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो न जाने मैं कहाँ जाकर गिरता। ना कोई अच्छा रंग है, ना कोई तरंग है। दिखता भी है तो वो भी रात में, जब सारा जग सो रहा होता है। मेरा तो पूरा जीवन निराशा से भरा हुआ है। चलो अच्छा, तुम भी अपनी राय दे दो तो। अगर तुम्हें अगला जन्म मिला पक्षी का तो तुम कौन सा पक्षी बनना पसंद करोगे? अगर मुझे फिर से पक्षी के रूप में आना हुआ तो मैं तो कौवे का रूप चाहूँगा। क्या कहा? कौवे का रूप? अरे जिस रंग रूप को पाकर सबसे ज्यादा मैं असंतुष्ट हूँ, तुम उसी रूप को मांग रहे हो? भला इस रूप में क्या रखा है भाई? अरे तुम्हारा ये रंग, ये रूप सबसे अच्छा है, एकदम काला। बुरी नजर से हमेशा बचते रहोगे। मतलब न ही तुम्हें पिंजरे में बंद होने का खतरा है और न ही किसी इंसानों से डर है। और हम पक्षियों को सबसे ज्यादा खतरा तो इंसानों से इसीलिए होता है, कहीं वो पकड़कर हमें पिंजरे में ना बंद कर लें। एकदम मस्त मौला वाला जीवन है तुम्हारा, जहाँ मन करे घूमो टहलो, कोई भय नहीं। क्यों काकू, कुछ समझ में आया? या अब भी तुम अपने इस रंग को लेकर भगवान से कोई शिकायत करना चाहोगे? अरे नहीं रघु, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अब तो मैं ऊपर वाले से हमेशा यही रूप, यही रंग मांगूंगा।